अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है इलेक्ट्रो सीरीज़ की इस लेक्चर सीरीज़ में। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इसके रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। टू डिफाइन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, it is a chemical reaction that once started occurs without needing to be driven by an external force or energy input. So, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम अगर एक दफ़ा स्टार्ट कर दें तो वो नेचुरली खुद ब खुद अपने एंड तक पहुंच जाए। इट मीन्स कि रिएक्शंस प्रोडक्ट में खुद ब खुद चेंज हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी इनपुट। हमें कोई कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ती किसी प्रोसेस को कैरी करवाने में या किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में। In other words, these reactions naturally proceed in the direction of the product formation under certain condition. Certain condition, फॉर एग्जांपल कुछ खास टेम्परेचर होगा किसी खास प्रेशर के ऊपर या कैटलिस्ट की मौजूदगी में, वो नेचुरली प्रोसीड करते हैं प्रोडक्ट फार्मेशन की तरफ। और ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी इस वजह से होती है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ऑल्दो स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये है कि वो नेचुरली प्रोसीड होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिएक्शंस क्विकली हैपन होंगे। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि जल्दी भी हो सकता है कि वो रिएक्शन स्लो हो सकता है कि वो रिएक्शन बहुत ही तेज़ हो। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि कंबस्टन का प्रोसेस एक बहुत ही तेज़ प्रोसेस है और वो रिएक्शंस मिली सेकेंड्स में मुकम्मल हो जाता है। बट दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रस्टिंग का प्रोसेस जिसमें आयरन को जंग लगता है, तो वो रिएक्शन लगने में हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। तो आल्दो के दोनों स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, बट वो कुछ रिएक्शंस स्लो हो सकते हैं और कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं। तो दोनों में फ़र्क होता है, स्पॉन्टेनिटी में और क्विकली हैपनिंग रिएक्शंस में। The pace of a reaction is determined by the chemical kinetics of the reaction rather than the spontaneity. तो यहाँ पर हम दो चीज़ों में फ़र्क कर रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी थर्मोडायनेमिक एक प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पर कहते हैं कि द पेस ऑफ रिएक्शन वो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्शन कितनी जल्दी हैपन होगा, ना कि वो स्पॉन्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। In a spontaneous process, every reactant tends to generate the corresponding product. This pattern is linked to stability. तो जैसा कि हमने अभी स्टडी किया कि रिएक्टेंट्स चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स में जाएं और वो इस वजह से चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले प्रोडक्ट को जाने वाला जो प्रोसेस है वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है। अब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं थर्मो स्पॉन्टेनिटी और थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिलेशन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन द चेंज इन द फ्री एनर्जी। हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि एक सोल्यूशन या एक रिएक्शंस में वो हम वर्क के लिए हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी जो फ्री वर्क के लिए अवेलेबल हो वो हमारे पास गिब्स की फ्री एनर्जी होती है। हम गिब्स की फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से शो करते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, तो ये हमें रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में डायरेक्ट क्लू मुहैया करता है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर तो डेल्टा जी इज़ लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इस डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि एक सिस्टम नेचुरली प्रोसीड करता है प्रोडक्ट्स की तरफ विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट। ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो, तो ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा और एनर्जी को रिलीज़ करके ये मोर स्टेबल फॉर्म में जाएगा। इट मीन्स कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, द रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस।
इस रिएक्शंस को या प्रोसेस को करवाने के लिए हमें बाहर से या किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी रिक्वायर होती है, और हमारा सिस्टम एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है। क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसी की वजह से हमें एनर्जी इसको प्रोवाइड करना पड़ती है। थर्ड केस इज दैट कि इफ़ डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन के ऊपर हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होता है। नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। सेकंड करैक्टरिस्टिक्स जो कि इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गिब्स फ्री एनर्जी है। जैसा कि हमने देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी एक सिस्टम की ऐसी एनर्जी है जो कि किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल होती है। तो ये अवेलेबल एनर्जी है जो कि यूजफुल वर्क कर सकती है। तो हम देखते हैं कि द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम इस इक्वेशंस के ज़रिए गिब्स फ्री एनर्जी की क्वांटिटेटिव वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशंस में हम देखते हैं कि डेल्टा एच इज़ द एंथैल्पी चेंज, ये किसी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट को शो करता है। डेल्टा एच की वैल्यू ये शो करती है कि कोई रिएक्शन या तो वो हीट ऑब्जॉर्ब करेगा या तो वो हीट रिलीज करेगा। इट मीन्स कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकते हैं या वो एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। सेकंड पैरामीटर डेल्टा एस, ये इसको हम चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं, जो कि किसी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को शो करती है। किसी सिस्टम की डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो वो ये शो करते हैं कि सिस्टम में रैंडमनेस ज़्यादा हो रही है, और डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू या नेचर जनरली फेवर्स करती है। जैसा कि हमने थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ में पढ़ा कि हमारी यूनिवर्स की इंट्रोपी नेचुरली इंक्रीज हो रही है। थर्ड वन इज दैट कि टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम इस इक्वेशंस में टेम्परेचर के ज़रिए गिब्स फ्री एनर्जी को मेजर करते हैं। ये किसी एंट्रोपी या किसी रिएक्शंस के हैपन होने में या स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो एंट्रोपी और एंथैल्पी है। जैसा कि हमने देखा कि एंथैल्पी किसी रिएक्शन के टोटल हीट कंटेंट है, और एंट्रोपी किसी सिस्टम का डिसऑर्डर को शो करता है। हमने देखा कि एंथैल्पी डेल्टा एच रिएक्शन दैट रिलीज हीट, इट मीन्स कि डेल्टा एच लेस देन जीरो टेंड्स टू बी स्पॉन्टेनियस। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो वो रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा, या कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर तो एंट्रोपी जो कि जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, रिएक्शन दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिसऑर्डर और रैंडमनेस टेंड्स टू बी स्पॉन्टेनियस। तो ये हमारे दो फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इंक्रीज इन डिसऑर्डर दे कोरिस्पोंड टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो अगर ये किसी सिस्टम में दोनों फैक्टर्स हो रहे हो कि डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो हो और डेल्टा एस बिगर देन ज़ीरो हो, तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट और ऑलवेज स्पॉन्टेनियस ही होगा। ओके तो रिएक्शन ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस है जब रिएक्शन कोई एक्सोथर्मिक होगा या हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा। हम एक मज़ीद करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस है। जैसा कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन में देखा कि हमारी स्पॉन्टेनिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर प्लेज ए की रोल इन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। हम देखते हैं कि डेल्टा एच इज नेगेटिव अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, द रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो चाहे टेम्परेचर जो मर्जी हो वो डिपेंड नहीं करता। तो अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो वो तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड केस, अगर हमारे पास डेल्टा जो पॉजिटिव है,
इट मीन्स कि रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है और डेल्टा इज पॉजिटिव है। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसकी रीज़न ये है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारे सिस्टम के डिसऑर्डर में इंक्रीज पैदा होता है, और इसी डिसऑर्डर के इंक्रीज पैदा में होने की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। और सेकेंडली हम देखते हैं कि हम सिस्टम में एनर्जी को इनपुट कर रहे हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। तो इसी वजह से दोनों फैक्टर्स की वजह से और एनर्जी इनपुट की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा वो, और मेनली वो हाई रिएक्शन के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर डिसऑर्डर ही ज़्यादा होता है। थर्ड केस इज दैट के व्हेन डेल्टा इज नेगेटिव, इट मीन्स कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और डेल्टा इस वो भी नेगेटिव हो, तो रिएक्शन लो टेम्परेचर्स के ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन वो हाई टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस नहीं होता। इन कंडीशन में लो टेम्परेचर के ऊपर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इस वजह से होता है क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर जो हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, वो प्रोसेस को नेचुरली ड्राइव कर सकती है, डिस्पाइट के यहाँ पर डिसऑर्डर में डिक्रीज होता है। तो लो टेम्परेचर के ऊपर अगर हल्की सी भी हीट रिलीज होगी तो वो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना देती है। तो ये रिएक्शन सिर्फ लो टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होंगे। फाइनली हम देखते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, इट मीन्स कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स कि हमारे डिसऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शन कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस। तो वो रिएक्शन या कोई प्रोसेस हमारे पास ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है हमारी स्पॉन्टेनिटी, और डिफरेंट फैक्टर्स को भी हमने स्टडी किया। ये फैक्टर्स या इन फैक्टर्स की वजह से हम पूरे सिस्टम का जो क्लू है वो हासिल कर सकते हैं, या उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की को थियोरेटिकली स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो पहले एग्जांपल कंबस्टन ऑफ फ्यूल है। हम देखेंगे कि जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक कंबस्टन का रिएक्शन होता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्शन करने के बाद वो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स को जनरेट करेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा वाटर का। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मीन्स कि हीट रिलीज होती है और यहाँ पर एंट्रोपी में इंक्रीज होगा। इसी की वजह से जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो और हीट रिलीज हो तो वो रिएक्शन तमाम टेम्परेचर या प्रेशर्स के ऊपर हाईली स्पॉन्टेनियस होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की अगर ऑक्सीडेशन हो तो वो रस्ट को फॉर्म करता है, मतलब उसको जंग लग जाता है। तो सिंपल रिएक्शन हमारे पास ये है कि जहाँ पर 4 आयरन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और वो हमारे पास Fe2O3 बनाएंगे, जो कि आयरन 3 का एक ऑक्साइड है। हम इसी आयरन 3 के ऑक्साइड को आमतौर पर रस्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स के ऊपर स्टडी किया कि आल्दो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, लेकिन क्योंकि ये खुद ब खुद हरकत करता रहता है और नेचुरली प्रोसीड करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और हमें इस रिएक्शन को करवाने में किसी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस है, जो कि रिलीज ऑफ एनर्जी और एंट्रोपी में इंक्रीज की वजह से खुद ब खुद प्रोसीड करता है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। हम नेक्स्ट मज़ीद एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर आप डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, हम एग्जांपल देखेंगे कि जब NaCl जो कि हमारा कॉमन साल्ट है, हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमने देखा कि NaCl जो कि पहले एक सॉलिड फॉर्म में था और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, जिसमें कि रैंडमनेस बहुत ही कम थी। तो एक कम रैंडमनेस वाला एक मॉलिक्यूल या एक सॉलिड वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद वो अपने 2 आयंस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक सिस्टम में रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी में इंक्रीज होने की वजह से वो नेचुरली प्रोसीड करता है
और हमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो डिवोल्यूशन इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और इसी की वजह से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि हमारे सिस्टम का डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। NaCl एक कॉम्पैक्ट फॉर्म से एक फ्री मूविंग आयंस में चेंज हो रहा है। तो फ्री मूविंग आयंस की वजह से सिस्टम के डिसऑर्डर में इंक्रीज होता है, तो ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्टडी करने के बाद कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे और हम एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन which is also known as enterogenic reaction, and the other name for this enterogenic reaction is the non-spontaneous reaction। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा रिएक्शन होता है कि जहाँ पर द स्टैंडर्ड चेंज द फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव। हम जानते हैं कि फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से शो करते हैं जो कि हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है, एंड एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। इट मीन्स कि डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो अगर डेल्टा एस की डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो, इट मीन्स कि हमारा डिसऑर्डर इंक्रीज हो और हमारे एनर्जी की वैल्यू अब्जॉर्ब हो। तो ऐसे सिस्टम में जो आमतौर पर प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है। तो ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल इनपुट ऑफ द एनर्जी टू ओकर। ओके, तो हमारा अगर एनर्जी से कोई सिस्टम एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, आल्दो कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं कि वो रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा। हम इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की वजह से, और ये रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। आल्दो कि हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते अनलेस के हमारे पास सनलाइट मौजूद हो। तो सनलाइट हमारे पास एनर्जी इनपुट है जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से आ रहा है। तो क्योंकि एनर्जी हमारे एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, तो इसी सनलाइट की वजह से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो ये एग्जांपल हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर हम ग्राफिकली दोनों को कंपेयर करें, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, तो हम देखते हैं कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ में रिएक्टेंट्स अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करके प्रोडक्ट्स में चले जाएं और प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो, इट मीन्स कि डेल्टा जी की वैल्यू रिएक्ट जो है वो नेगेटिव होगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इट मीन्स कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। तो इस तरह के रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, तो वो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। इट मीन्स कि हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी को इनपुट नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल हमारे कंबस्टन के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और एनर्जी हमारे पास पूरे सिस्टम में रिलीज़ होगी, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जो कि खुद ब खुद कैरी होता रहता है। सेकेंडली हम देखते हैं कि एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, हम इसमें एनर्जी को ऐड करते हैं ताकि वो रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद कुछ एनर्जी रिलीज तो होगी, लेकिन हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस तरह के रिएक्शंस में हमें एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऐड करना पड़ती है। तो क्योंकि हमें एनर्जी ऐड करना पड़ती है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। तो इस तरह के रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। तो ग्राफिकली हम दोनों को एक ग्राफ के ज़रिए सिंपली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट्स की निस्बत तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स फार्म होते हैं उनकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। शुक्रिया।